क्या आप सबको पता है कि भारत में एक ऐसे प्रकार का रेप या एक ऐसे प्रकार का बलात्कार भी पाया जाता है जिसके बारे में इंडियन लॉ में किसी भी तरह के सजा का या पनिशमेंट का प्रावधान नहीं दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। देयर इज अ काइंड ऑफ रेप विच इज नॉट पनिशेबल अंडर द इंडियन लॉ एंड इट इज नोन एज द मैरिटल रेप, spousal rape or conjugal rape also, and we are here to talk about this offense behind the wheel. आज के इस वीडियो में हम इसी मैरिटल रेप के बारे में, जिसको हिंदी में वैवाहिक बलात्कार कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इनकी मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इनकी वजह क्या होती हैं, इनके सॉल्यूशन क्या है या इनके समाधान क्या हैं और इनकी समाधान की राह में आने वाले बाधक कौन कौन से हैं, और इसी के साथ साथ इन बाधकों को दूर करने के क्या क्या ग्राउंड्स, क्या क्या बेसिस हो सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन लॉ में दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दैट मीन्स कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, वहाँ पर देवता रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में भारत में ये कंडीशन फीमेल्स के बारे में, महिलाओं के बारे में, औरतों के बारे में देखी जाए तो ये सटीक नहीं बैठती। प्रेजेंट टाइम में इस समय एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां पे महिलाओं के बारे में जो ऑफेंसेस हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, वो रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा की माने तो प्रेजेंट टाइम में भारत की 70% महिलाएं सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल ऑफेंसेस को या फिर झेल चुकी हैं या फिर वो झेल रही होती हैं। लेकिन आज हम जिस ऑफेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, इनके शिकार पुरुष भी हुए हैं। यानी कि वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप के शिकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे विक्टिम पुरुष रहे हैं। तो वीडियो को और लंबा किए बिना सबसे पहले हम इस मैरिटल रेप या वैवाहिक जो बलात्कार होते हैं इसका मतलब जान लेते हैं। सामान्य अर्थों में अगर विकिपीडिया की माने तो विकिपीडिया के अनुसार ये मैरिटल रेप वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की कंसेंट लिए बिना, उनकी सहमति लिए बिना ही नॉन कंसेंसुअल इंटरकोर्स करते हैं या उनकी बिना सहमति के संभोग करते हैं, उनसे मैथुन करते हैं। तो ऐसे संबंधों को वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप कहा जाता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनके रीजन क्या हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल कुछ मेजर काउजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट डोमिनेंस का है। डोमिनेंस को हिंदी में प्रभुत्व कहते हैं। प्रभुत्व का मतलब किसी एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना, ये प्रभुत्व कहलाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे मैरिटल रेप के मामले में एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व, अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल दिखाने की वजह से ऐसे ऑफेंसेस को कारित कर देता है, इनको कमिट कर देता है। इसके अंतर्गत दूसरा काउज जो है वो सेक्सुअल डिसोनेंस बिटवीन द कपल्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कभी एक स्पाउस ने अपनी इच्छा जाहिर करी और दूसरे स्पाउस ने मना कर दिया, उसने असहमति दे दी, तो यहाँ पे पहला स्पाउस थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएगा, थोड़ा सा हर्ट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि अरे भाई इसने मना कैसे कर दिया। तो इस वजह से वो उसके साथ ज़बरदस्ती या फिर उनकी बिना कंसेंट के, बिना सहमति के, बिना रजामंदी के भी अगर इंटरकोर्स करता है तो ऐसे टाइप के इंटरकोर्स जो होते हैं वो मैरिटल रेप के डेफिनेशन में आते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर काउज अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन की सिचुएशन में ज़्यादातर जो कपल्स हैं उनको एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में रहना पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में इन ऑफेंसेस का बढ़ना, रैपिडली बढ़ना, ये स्वाभाविक ही था। इसमें अगर आप केसेस को उठा के देखेंगे तो स्टैट्स ऐसा कहते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे असॉल्ट जो कि डोमेस्टिक टाइप के हैं,
उनमें रैपिडली इंक्रीज हुआ है, वो उनमें अचानक से बढ़ोतरी हुई है। और इसमें सबसे लास्ट जो कारण है वो आप मान सकते हैं अल्कोहल और ड्रग्स को। यानी कि जब व्यक्ति नशा पत्ती कर लेता है, इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में आ जाता है, तो वो नहीं देखता कि सामने वाला उससे क्या उम्मीद कर रहा है या मेरे एक्ट का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी अगर देखा जाए तो मैरिटल रेप के ये कारण हो सकते हैं। तो अब मैरिटल रेप के बारे में जानने के बाद, इनकी मीनिंग जानने के बाद, इनके काउजेस को जानने के बाद अगला प्रश्न, अगला सवाल तुरंत ही उछलकर सामने आता है कि आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका समाधान क्या है। तो भैया इनका एकमात्र समाधान ये है कि ऐसे मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इनको अपराधों की श्रेणी में ला दिया जाए और इनके बारे में एक पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी जाए, जो कि अब तक भारत में नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ढेर सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे सजेस्ट किया गया है कि इन मैरिटल रेप को जो है ये अपराध की श्रेणी में लाया जाए, इनको क्रिमिनलाइज किया जाए। लेकिन भारत उन 36 देशों की श्रेणी में आता है जिन्होंने इसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड पे अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो पूरे वर्ल्ड में 103 कंट्रीज या 103 कंट्रीज ने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया है, इसे अपराध की श्रेणी में ला दिया है और इसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी है। लेकिन भारत में कई मुद्दे उछलने के बाद, कई केसेस उछलने के बाद, कई बार विवादों में आने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं किया गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन जानने के बाद भी अगला सवाल, हर व्यक्ति का अगला सवाल यही आएगा कि आखिर वजह क्या है कि भारत इसे क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है, इसे अपराधों की श्रेणी में नहीं ला रहा है। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि जैसे अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आप हिंदू धर्म के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि पति और पत्नी को अलग अलग नहीं माना जाता, पति और पत्नी को एक ही माना जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे पत्नी की जो आइडेंटिटी है वो पति के अंतर्गत ही मर्ज हो जाती है शादी के पश्चात, कि जब पत्नी को पति से अलग माना ही नहीं जाता, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी मानी ही नहीं जाती, तो ये ऑफेंस कारित कैसे हुआ, ये ऑफेंस कमिट कैसे हुआ, इसे ऑफेंस से नहीं माना जाता। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 के अंतर्गत दिया गया एक्सेप्शन नंबर 2, जहां पे ये एक्सेप्शन ये कहता है कि किसी भी तरह का नॉन कंसेंसुअल सेक्स या इंटरकोर्स जो कि किसी शादीशुदा लोगों के बीच में, स्पाउसेस के बीच में हो रहा है, जहां पे लड़की की उम्र 15 साल से ज़्यादा है, तो इनको रेप नहीं कहा जाएगा, ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट जो आता है, वो तीसरा पॉइंट ये है क्योंकि अब हर एक व्यक्ति जानता है कि ऐसे जो ऑफेंसेस हैं ये ऑफेंस की श्रेणी में या अपराध की श्रेणी में नहीं आते, इनके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था भी नहीं दी गई है। तो वो लोग जो कि इनको झेलते हैं, जिनके साथ ऐसे ऑफेंस कमिट हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनको ऐसे इनके साथ गलत किया गया है, वो जानते हुए भी ऐसे केसेस को सामने नहीं लाते, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने नहीं लाते, क्योंकि उनको पता है कि भाई होना वही है ढाक के तीन पात, कोई सजा मिलनी नहीं है, कोई उनको न्याय मिलना नहीं है। तो अपने आप को लाइमलाइट में ला के अपनी चलती फिरती जिंदगी को बर्बाद करने से बेहतर, अपने रेपुटेशन को खराब करने से बेहतर है कि शांत रह के मामले को सह लिया जाए। लेकिन हम आपको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होता। हम आपको वो ग्राउंड्स भी देंगे जिनके बेस पे भारत सरकार इस ऑफेंस को, इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर सकता है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन है, जहां पे ऐसा कहा गया है कि जब हर एक व्यक्ति को यहाँ पे इक्वलिटी मिली हुई है, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो अगर आप इस जगह पे एक औरत को उसके पति के अंतर्गत ही, एक पत्नी को उसके पति के अंतर्गत ही उसकी आइडेंटिटी को मर्ज मानते हैं, तो ऐसा करके आप भारत में दो तरह की क्लास इस्टेब्लिश कर रहे हैं औरतों के बारे में। एक क्लास वो होती हैं जिनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा क्लास आप वो उन औरतों के बारे में क्रिएट कर रहे हैं जिनके साथ ऐसे ऑफेंसेस कारित हो रहे हैं और वो अपना बचाव नहीं कर सकती, वो न्याय नहीं पा सकती। हमारा दूसरा ग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही दिया गया आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 इंश्योर करता है इंडिया के हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ, डिग्निटी, हेल्थ और ढेर सारे सेफ एनवायरनमेंट जैसे ढेर सारे प्रोविजन। तो
तो अगर देखा जाए तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जब एक सिटीजन को मिले हुए हैं और एक मैरिड वुमेन के साथ या एक मैरिड हस्बैंड के साथ एक मेल के साथ ऐसे ऑफेंसेस कमिट होते हैं तो ये ऑफेंस उसके इन सारे राइट्स को वायलेट करते हैं, इनका हनन करते हैं। तो जब यहाँ पे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो उसके बारे में कोई रेमेडी, कोई उपचार नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये मैरिटल रेप जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों को ही वायलेट कर रहा है। तो इनका ग्राउंड लेके अगर भारत सरकार, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर सकती है। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में दिए गए प्रोविजन की स्पिरिट ही है। इस प्रोविजन का स्पिरिट ये कहता है कि इसकी पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये पूरा प्रोविजन एक औरत की डिग्निटी को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अगर इस प्रोविज़न को इस्टेब्लिश किया गया है एक औरत की डिग्निटी को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जब एक मैरिड वुमेन के साथ ऐसा अन्याय, एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप इसके बारे में कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे लॉ मेकर्स ये एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा अगर लॉ लाके, कोई अमेंडमेंट लाके इसको क्रिमिनलाइज किया गया तो ये प्रोविज़न जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदे लेवल पे, बहुत ही बदतर तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। तो इसके बारे में यही कहना है कि भारत में कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसको मिसयूज ना किया जा रहा हो। अब आप मिसयूज के डर से अगर किसी इनोसेंट पर्सन को, किसी इनोसेंट महिला को न्याय से वंचित रख रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है। तो ये थे मैरिटल रेप के बारे में, उनके मीनिंग, उनके काउजेज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन और उनको क्रिमिनलाइज करने के ढेर सारे ग्राउंड्स। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहें, आप अगर मुझसे कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।